बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिन हो गए हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी यूट्यूब चैनल पे। सारे क्लाइंट कमेंट में लिखते थे कि बहुत टाइम हुआ वीडियो नहीं आई। तो मेरे जहन में एक टॉपिक है कि जो भी मरीज़ आता है मेरे पास क्लिनिक में, तो वो यही एक क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप पूरा काम अपने हाथ से खुद करेंगे। तो आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि आया ट्रांसप्लांट में खुद कर सकता हूँ, अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, मेरा स्टाफ कितना काम करते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर करते हैं। और टॉपिक मैं इस तरह क्लियर करूँगा कि कल मेरे साथ मेवाली से, पंजाब से दो पेशेंट बैठे हुए जिसका कल ट्रांसप्लांट हुआ है। एक उसका भाई है जो कि अटेंडेंट था, उसने मेरी क्लिनिक की बाहर हालत देखी है, जो लोग ओपीडी के लिए आते थे, और उसका भाई अंदर था और मैं ओपीडी भी करता था और साथ में ओटी में भी काम करता था। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कैसे करते हैं हम। हमारे क्लिनिक में दो तीन चार किस्म के मरीज आते हैं। एक तो ये होता है जिसका ट्रांसप्लांट होता है, एक ये होता है कि उसका कल ट्रांसप्लांट हो चुका था, वो दोबारा वाश के लिए आते हैं। दूसरे मरीज़ ये होते हैं जिसका 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुआ था, तो वो पीआरपी के लिए आते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो फ्रेश चेकअप के लिए आते हैं, जो फर्स्ट टाइम मिलने आते हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिसका तकरीबन 9-10 महीने रिज़ल्ट आया होता है या रिज़ल्ट के बारे में आया होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के मरीज़ आते हैं, किसी को राइनोप्लास्टी नोज़ की, किसी को कान की, बहुत से जो है ना मरीज़ आते हैं और बहुत रश होती है। और मुझे मैनेज करना अकेले बहुत ही ये मुश्किल काम है, और मैं कैसे मैनेज करता हूँ आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोग जब चेकअप के लिए आते हो, तो मैंने टाइमिंग जो चेकअप का है वो सुबह 10:30 से 2:30 कर दिया है। आप लोग सुबह को जब आएंगे तो उस टाइम आपको रश नहीं होगा, और उस टाइम मेरा ओटी में मरीज़ मेरे लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि जिस मरीज़ में मैंने काम करना होता है वो 2-3 बजे रेडी होता है। तो आप लोगों सबसे ये दरख्वास्त, ये गुजारिश है कि अगर चेकअप के लिए आते हो तो ताकि ज़्यादा इंतज़ार भी आपको ना करना पड़े और मुझे भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरा मरीज़ जब टेबल पे पड़ा होता है और उसको सर में एनेस्थीसिया लगा हुआ है और मेरे काम के लिए इंतज़ार कर रहा हो, और मेरे लिए दूसरा मरीज़ बेटा वो भी पंजाब से, सिंध से दूर से आया हो, उसने 2 घंटे इंतज़ार किया और मैं उसके साथ बैठ के, तो और मैं उसको अगर जल्दी जल्दी फारिग करो तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना मरीज़ को अच्छा लगता है। तो अच्छे प्रॉपर डिस्कशन और प्रॉपर चेकअप के लिए आप लोगों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग 10:30 से 2:30 तक आया करें। तो उस टाइम में बिल्कुल फारिग होता हूँ, यानी ओटी में उस टाइम मेरा काम नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के मरीज़ जो होते हैं वो भी मैं अकेले नहीं करता हूँ। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। मेरे साथ तकरीबन 15-20 लोग इस क्लिनिक पे काम करते हैं, और ट्रांसप्लांट की जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट ये होता है कि आप जब सुबह को फर्स्ट टाइम, तो आप मैं चेकअप कर लेता हूँ, मैं पर्ची पे प्लेन लिख देता हूँ, आपके लिए टेस्ट लिख देता हूँ, कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो लिख देता हूँ। तो जिस दिन आप आते हो तो उस दिन आप सवेरे आते हो, मैं आपके बाद आता हूँ। तो जब सवेरे आ जाते हो तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वाली वर्क होती है, फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट, आपकी फ़ाइल बनना, वो मेरे मैनेजर बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपको टेबलेट दे देते हैं, एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये चीज़ें, एंजुलाइटिक। तो उसके बाद आपको ओटी शिफ्ट करते हैं। ओटी में जो टेक्नीशियन होते हैं वो आपके सर को बिल्कुल ट्रिम कर देते हैं, शेव कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है वो आपको एनेस्थीसिया लगा देता है पीछे। फिर जो डोनर साइड से बाल निकालते हैं वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता हूँ मेरे क्लिनिक पे। तो वो इसकी स्पेशल टीम है, वो जो लड़कियों के पे मुश्तमिल है, और वो बहुत ही एक्सपर्ट है और मेरे साथ तकरीबन 10 साल से काम करती है, और उसका यही काम है बालों को निकालना। फिर जब आपकी बालों के निकालने का काम शुरू हो जाता है तो उस टाइम मैं भी पहुंच जाता हूं। तो फिर मैं देखता हूं, खुद एक एक मरीज़ को बीपी देख लेता हूं, उसका पल्स देख लेता हूं, और डोनर देख लेता हूं, लड़कियों से इंटरेक्ट कर लेता हूं कि इसका डोनर साइड कैसे है, अच्छा है, कितने ग्राफ निकलेंगे, एरिया कितना कवर होगा। कभी कभी डोनर बहुत सख्त होते हैं, निकलते नहीं है, कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ के बुरे होते हैं। और प्लेन तो मैंने ऑलरेडी किया होता है, वो पर्ची पे लिखा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि जो पर्ची मैंने आपको दी हो वो ट्रांसप्लांट वाले दिन ज़रूर लाया करें, क्योंकि उस पर मैंने प्लेन लिखा होता है। तो फिर क्या होता है कि जब आपकी एक सेक्शन पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद मेरा काम होता है, जब मैं आपका लाइन बना लेता हूँ, तो जो ब्लेड का वर्क है, जो इंसिजन बनाते हैं, वो हर मरीज़ का मैं खुद करता हूँ। वो कभी 1 घंटा ले लेता है, कभी 2 घंटा ले लेता है। अगर स्किन ईजी है तो मैं घंटे में भी बना लेता हूँ, स्किन मुश्किल है तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं उठ जाता हूँ तो फिर जो टेक्नीशियन इसमें बाल लगाते हैं तो उसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह ग्राफ लगाने, वहाँ पे इस तरह लगाने, डायरेक्शन, फ्रंट लाइन पे सिंगल वाले फॉलिकल, ये सारी चीज़ें ये मेरी होती है।
और वो फिर तकरीबन 2-3 घंटे का प्रोसीजर है। उसके बाद वो बाल लगाती, फिर उसके बाद जब आपकी जो ड्रेसिंग आखिर में कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो है ना फाइनल में देख लेता हूँ। अगर मैं ओटी में नहीं हूँ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा है उसमें पिक्चर शेयर हो जाती है, फिर मैं देख लेता हूँ। फिर अगर कोई इसमें सुपरविज़न करनी है या कोई बतानी है कि इस तरह कर ले तो वो मैं उसको समझा देता हूँ। फिर अगले दिन जब आप वॉश के लिए आते हो, आपकी वॉश हो जाती है तो फिर आपको जो है ना हमारी तरफ से छुट्टी हो जाती है। वॉश आपने घर में करना पड़ता है और दवाइयाँ वगैरह समझा देते हैं हमारे मैनेजर, और इसके लिए हमने वीडियो भी अपलोड की है अपने चैनल पे, तो वो भी देख सकते हैं। तो आज वीडियो का ये मैसेज है कि ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, अगर आपके जहन में ये कि डॉक्टर हबीब खुद करेगा अकेले, ये बिल्कुल गलत है। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक टीम वर्क है और कोई भी सर्जन कोई भी ऑपरेशन अकेले नहीं कर सकता है। इवन मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कोई सर्जन अकेले नहीं कर सकता। उसके साथ असिस्टेंट होगा, उसके साथ एनेस्थीसिया वाले होंगे और उसके साथ ओटीए होंगे, तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। मैं जो भी दूसरी सर्जरीज भी करता हूँ उसमें साथ 2-3 असिस्टेंट मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, और तीसरी बात कि अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं डॉक्टर हबीब खुद करता नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं अपने मरीज़ मेरे क्लिनिक पे कभी इस तरह नहीं हुआ है कि मैं ना हो और उसका ऑपरेशन हो किसी का या मैं छोड़ के चला जाऊं, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक मेरा मरीज़ ख़त्म नहीं हुआ होता है मैं क्लिनिक में होता हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत लेट या इमरजेंसी वाला केस सामने लिया हो और रात को 2-3 बजे हो जाते तो मैं चला जाता हूँ उस टाइम, लेकिन मैं क्लिनिक के पास, मेरा घर 5 मिनट के फासले पे, मैं अनकाल हो जाता हूँ और जब प्लेसमेंट होती है और वो लोग फिर मुझे जब फाइनली आपका जो प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाती है और जब आपकी फ़ाइनल पिक्चर भेज देते तब मैं कपड़े चेंज करता हूँ और सोता हूँ। खैर रात के 4 क्यों ना बजे हो, मैं सुबह तक उसके लिए जागता हूँ। क्योंकि मरीज़ जो आया होता है वो मेरे लिए आया होता है, मेरे टेक्नीशियन के लिए नहीं आया होता है। और उसकी जो रिज़ल्ट की ज़िम्मेदारी है या जो कॉम्प्लिकेशन की ज़िम्मेदारी है, ये सब कुछ मेरे ऊपर है। तो आप लोग इस चीज़ पे कभी वो टेंशन ना ले कि ये काम कौन करेगा, डॉक्टर हबीब कितना काम करते हैं, जो मैंने आज आप लोगों को क्लियर बता दिया। और ये नहीं कि मैं अकेले आपको वीडियो में बता रहा हूँ। मेरे साथ जो मरीज़ बैठे हैं वो मेवाली से आया है मेरे लिए, वो कल आपको एक्सपीरियंस बता देगा। जब इसका इंजेक्टिंग हुआ तो ये तकरीबन 30-40 मिनट टेबल पे लेटा था और मैं इधर से ओपीडी से जो मरीज़ थे उसको चेक कर रहा था, और वो लोग 10-10, 15-15 मिनट एक मरीज़ लेता है। अच्छा, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है और ना उसको खफा कर सकता हूँ ना उसको, तो मैं बहुत ही जो है ना प्रेशर में आ जाता हूँ इस टाइम। और वो टाइम यूजुअली 3 से 5 बजे तक होता है या 6 बजे तक। फिर उसके बाद शाम को भी थोड़ा रश कम हो जाता है ओपीडी की, और अर्ली टाइम भी। तो मैंने क्या किया कि ओपीडी को अर्ली टाइम पे लेके आया ताकि अर्ली टाइम में आप लोग आए और मैं तसल्ली से आप लोगों के साथ बैठ के जो है ना डिस्कशन करो, आपका डोनर साइड चेक कर दो, सब कुछ करके फिर उसके बाद में 2:30 तक तकरीबन मेरे मरीज़ रेडी हो जाएंगे और मैं फिर जो है ना ओटी में काम करो। हाँ, अगर आप खैर इतने दूर से हो, किसी और सूबे से हो, आप 4-5 बजे भी आ गए तो मैं इनकार नहीं करूँगा, आपका चेकअप होगा। लेकिन ये कि आपको फिर इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब ओटी में होता हूँ तो एक सर्जरी में कभी कभी स्किन मुश्किल होती है, 2-2 घंटे मेरे लग जाते हैं। तो उसके लिए फिर एडवांस में मुआज़रत करता हूँ कि आपने इंतज़ार किया, क्योंकि फिर तो मजबूरी है। और मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो मेरा ऑपरेशन थिएटर का मरीज़ होता है, उसको मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं, वो इतना उम्मीद से आया होता है कि डॉक्टर हबीब से ट्रांसप्लांट हो। क्योंकि अगर उस बंदे का ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप भी चेकअप के लिए नहीं आएंगे कि ये तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब मैं अपने जो क्लाइंट है उससे थोड़ा ओपिनियन लूँगा कि कल इसका दिन कैसा रहा। फिर उसका भाई साथ बैठा है, उसने कल हमारा जो बाहर ओपीडी के हालात देख के हमारे क्लिनिक पे बैठा था, तो वो हमारे बारे में और ओपीडी के बारे में थोड़ा फिर इजहार ख्याल करेगा। तो पहले क्लाइंट से बात करते। एक मिनट, क्या बात करनी ये कर ले कि कल मेरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कल हेयर ट्रांसप्लांट सेशन हुआ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ थे इनका, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने साथ कोऑपरेट किए। और पहले इन्होंने आपका ताल्लुक कहाँ से? मियाँ वाली से। अच्छा, कल आप ओटी में जब आए हमारे क्लिनिक पे तो कैसे वो स्टेप्स थोड़े लोगों को बतानी है कि क्या हुआ था आपके साथ जब ओटी चले गए, डॉक्टर हबीब ने कितना टाइम दिया, ये चीज़ें बतानी है इसमें। हाँ, सबसे पहले हम ओटी आए तो पहले इन्होंने हमारा सारा सार को शेव आउट किया। उसके बाद फिर इन्होंने इनके इंसीजिया वाले आए, उन्होंने हमारा सर मेरे से नहीं हो रहा, एनेस्थीसिया लगा दिया, ठीक है। उन्होंने हमें इंसीजिया लगा दिया, फिर इनका सर नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है। डॉक्टर हबीब ने कितना टाइम दिया था आपको? फर्स्ट से आखिर तक आपके साथ था या नहीं था? डॉक्टर हबीब फर्स्ट से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे,
और उन्होंने फुल टाइम में दिया, और जो यहाँ फिटिंग वगैरह होती है वो उन्होंने खुद बनाई है, सारा ग्राफ्ट वगैरह आपके सर में जो इंसिजन थे और जो डिज़ाइनिंग था वो किसने बना दिए थे? वो आपने बनाए थे सर। अच्छा चलो ठीक है, आप खुश है, मुतमैन है, बस मुझे ये सिर्फ चाहिए और इसमें सिर्फ मैसेज ये था लोगों को कि आपके मुंह से सुन ले कि मैं कितना टाइम देता हूँ मरीज़ को। चलो भाई से थोड़ा ये, क्योंकि ये हमारे मेहमान थे, ये तो इसका मरीज़ थे ना, इसका ऑपरेशन था, तो मेहमान से पूछते हैं, ये इसका भाई है, ये भी मेवाली से है, तो हमारे बारे में थोड़ा ये बता देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की आपने सारी बातें तो सुन ली होंगी। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। बाकी इनका पूरा स्टाफ माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। किसी किस्म की हमें कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आई, इन्होंने किसी किस्म का हमें कोई भी मसला पेश नहीं आने दिया। तो बाकी जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको पहले बताया कि आप तकरीबन अगर आपने चेकअप करवाना है अगर आपने तो 10:30 से 2:30 के दरम्यान है, ताकि क्योंकि डॉक्टर साहब ओटी में भी होते हैं, ओपीडी में भी ये अपने सारे मरीज़ वगैरह चेकअप करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप 10:30 से 2:30 तक इनके पास चेकअप के लिए आएँ। बाकी अगर आप जिस तरह बता रहे थे कि अगर आप किसी और सूबे से हैं तो आप लेट भी आ जाएँ तो ये आपको इनकार नहीं करेंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब के एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। यहाँ पे पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया और उन्होंने कोई भी मुश्किल पेश नहीं आने दी। चलो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लाइंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज था, खैर है, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ क्योंकि ये इसको पता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम शायद वीडियो के सामने बैठा है। तो बस सिर्फ ये बताना था आप लोगों को कि क्लाइंट सामने बैठा है और उसके सामने मैं ये बातें बता रहा हूँ कि मैंने इसको कितना टाइम दिया था, कैसे इसका काम हुआ था, इसका खुश है या नहीं है। और जो बाहर के, क्योंकि इसने ओटी के हालात देखे थे, जो इसका भाई है उसने बाहर के हालात देखे थे जो इसने बता दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।